अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करना है और इस टॉपिक का नाम है कॉम्पटन्स इफेक्ट। तो देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बताया, ये पहला आपके पास टॉपिक था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेक्शन देखा किसके साथ, मैटर के साथ। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद दूसरा इंटरेक्शन देखने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोबारा मैटर के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगी। और अब यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है, उसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल और अल्ट्रावायलेट के ऊपर नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो एक्सरेज की होगी तो कॉम्पटन इफेक्ट होगा, और अगर गैमा की हो तो भी होगा। लेकिन अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स पर यह इफेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं होगा क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, इसकी स्टेटमेंट को हम इस तरह से पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक्सरेज की वेवलेंथ इंक्रीज होती है जब वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। तो यहां पर हम इसी तरह से लिखते हैं कि इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज व्हेन स्कैटर्ड फ्रॉम अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ टारगेट। तो हम क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं किसके जरिए या कोलाइड करवाते हैं किसके जरिए। तो अब यहां पर इसकी डायग्राम में हम देखेंगे कि डायग्राम के अंदर एक हमारे पास है एक्सरे ट्यूब या एक्सरे सोर्स है, और इस एक्सरे सोर्स से एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरे जब यहां से प्रोड्यूस होती है, और वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, और इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करता है। इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन के हिट करने से इधर से एक्सरेज जनरेट होती हैं, और वो एक्सरेज क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। एक्सरेज को हम एक स्लिट में से पास कराते हैं, और जब ये स्लिट में से पास होता है तो ये एक्सरेज जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल बन जाता है और जाकर हिट करता है किसके साथ, एक टारगेट के साथ। और टारगेट में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये टारगेट के साथ हिट करता है तो होता ये है कि क्योंकि इसके पास इनिशियली जो वेवलेंथ है लैम्डा आई, इसके पास जो एनर्जी है वो ही है, जो मोमेंटम है वो पी है। लेकिन जब ये इस इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड करता है तो इलेक्ट्रॉन को ये मूव करवाता है एक डायरेक्शन में, और खुद जो होता है वो मूव करके जाता है दूसरी डायरेक्शन में, और इस तरह से इसकी जो वेव होती है वो बनती है। अब अगर आप देखें तो पहले जब इसकी वेव को हम ऑब्जर्व करें कि इंसिडेंट वेव, तो इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ थी वो कम थी इस तरह से। ये इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ है, जबकि जो स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ है अगर आप उसको देखें तो वो स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक क्रैश से दूसरे क्रैश का जो भी डिस्टेंस है वो, और यहाँ पर एक क्रैश से दूसरे क्रैश का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत शॉर्ट है। इनिशियली वेवलेंथ ज्यादा है और फाइनल वेवलेंथ क्या है, सॉरी, इनिशियल वेवलेंथ कम है और फाइनल वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। और यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, बाय हिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। यहाँ पर जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये स्क्रीन, इसे हम डिटेक्टर कहते हैं, जो क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी आफ्टर स्कैटरिंग द फोटोन, कि वो स्कैटर्ड होने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन या जो आपके पास फोटोन है वो आएगा तो उसका कितना जो है वो एंगल चेंज हो चुका होगा, क्योंकि इसमें एंगल ही हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व। इस एंगल को हम पढ़ते हैं थीटा से, और जो इलेक्ट्रॉन का एंगल है वो है फाई से। हमारा जो काम है वो एक्चुअली इस थीटा को पढ़ना है, क्योंकि फोटोन जिस एंगल से स्कैटर्ड करेगा उसी से उसकी वेवलेंथ, मोमेंटम और उसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोटोन आके टकराता है और टकराने के बाद किस एंगल से क्या करता है, डिफ्लेक्ट। ये डिटेक्टर क्या करेगा, उसके डिफरेंट एंगल्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें ये है कि जो एनर्जी है और वेवलेंथ, तो उसके क्या क्या रिलेशन थे मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं। हम पढ़ते थे E इक्वल होता है किसके, एच सी अपॉन लैम्डा के। एक ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी का। एक रिलेशन हमने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एक रिलेशन आपने ये पढ़ा हुआ है, E इक्वल होता है मोमेंटम पी सी के, ठीक है ना। और अगर हम इसको वेवलेंथ और मोमेंटम को अगर देखें तो मोमेंटम जो है वो
वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चार रिलेशंस को देखते हुए अगर आप देखें तो मैं इस चीज को इस तरह लिख सकता हूं कि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो इट मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं कि स्कैटर्ड एनर्जी या आफ्टर स्कैटरिंग जो एनर्जी है वो कम होगी, किसके, इनिशियल एनर्जी के। यानी कि फोटोन पहले बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है, एंड देन जब वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से तो एनर्जी शिफ्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, और खुद कम एनर्जी लेकर जाता है। इट मींस जो स्कैटर्ड के बाद, स्कैटरिंग के बाद एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम। और क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल, तो फिर ये बात भी यहीं पे लिखी जा सकती है कि जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी किससे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी से। फिर इसी तरह से एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो क्या लिखूंगा, स्कैटर्ड वेवलेंथ ग्रेटर होगी किससे, इंसिडेंट वेवलेंथ से। और मोमेंटम के साथ अगर एनर्जी का रिलेशन देखा जाए तो वो डायरेक्ट है, देखें मोमेंटम का एनर्जी के साथ, तो जो एनर्जी का रिलेशन है वही मोमेंटम का होगा। स्कैटर्ड मोमेंटम कम होगा किससे, इनिशियल मोमेंटम से। अगर देखा जाए तो ये बात यहां से भी नजर आ रही है कि वेवलेंथ ज्यादा हो तो मोमेंटम क्या होता है, कम होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा है आफ्टर स्कैटरिंग तो मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो बात हो गई डायग्राम के जरिए कि हमने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें एक एक्सरे फोटोन जो कि हाई एनर्जी फोटोन है वो जाकर एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से हिट करता है उसको, और हिट करने के बाद स्कैटर्ड हो जाता है। और इस स्कैटरिंग में उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसका जो मोमेंटम होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। और इस चेंज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और टिपिकली हम क्योंकि इसको वेवलेंथ के लिए पढ़ते हैं तो इसीलिए हम इसे कॉम्पटन शिफ्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस है उसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, और क्योंकि इसमें स्पैटरिंग हो रही है तो इस वजह से इसे कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम इनके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एक तो स्टेटमेंट मैंने ऊपर आपको लिखवाई, दूसरी स्टेटमेंट कॉम्पटेंस इफेक्ट की ये भी है, और क्या है कि इट इज अ फिनोमेना वेयर एक्सरेज स्कैटर्ड, जैसा कि आपने ऊपर डायग्राम में देखा, कहां से, इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफरिंग एनर्जी, तो किसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, एंड मोमेंटम। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगी वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। तो जो आने वाली रेडिएशन है वो क्या हो जाएंगी, उसकी वजह से स्कैटर्ड हो जाएंगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, उस साइंटिस्ट का नाम था ऑर्थर हॉली कॉम्पटन। इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक्सरेज को हिट किया जाता है टारगेट से, और वो टारगेट कौन है, एक ब्लॉक है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट ही यहाँ पर क्यों लेते हैं, उसकी वजह यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक्सरेज जाकर हिट करती हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे ये मटेरियल जो है वो खराब ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल टारगेट पे रखते हैं, ग्रेफाइट। इसने ऑब्जर्व ये किया कि जब एक्सरेज हिट करती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस वेवलेंथ के इंक्रीमेंट को उसने कहा कॉम्पटन शिफ्टिंग। आगे अभी हम पढ़ेंगे कॉम्पटन शिफ्टिंग कैसे कैलकुलेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी वेवलेंथ के अंदर इंक्रीमेंट है वो डिपेंड किस पे करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड करता है किस पर, एंगल एट विच एक्सरेज वर स्कैटर्ड। यानी कि आपने वो फाई को नहीं पढ़ना, आपने किसको पढ़ना है, थीटा को पढ़ना है। ठीक है ना, वो थीटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी एंगल से एक्सरे क्या कर रही है, स्कैटर्ड कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये होगा कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलता है कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसी चीज को डिस्कस किया था कि जो लाइट की नेचर है वो क्या है, पार्टिकल है। तो एक्सरे, ये जो आपके पास फिनोमेना है कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें भी आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की इंफॉर्मेशन मिलती है। जी री। सर, लाइट तो दो नेचर्स नहीं दिखा था, पार्टिकल एंड वेव। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है ना, दो नेचर दिखाते हैं। तो दो, जो पहली नेचर है वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसकी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं।
अब तो हम लाइट को दूसरे बिहेवियर के जरिए पढ़ रहे हैं ना, उसका दूसरा बिहेवियर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमें लाइट की कौन सी नेचर नजर आ रही है। देखिए, एक ही वक्त में आपको दो नेचर तो नजर नहीं आ सकती ना, एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है। क्या हमें डायफ्रैक्शन में उसकी पार्टिकल नेचर नजर आई थी? हम डायफ्रैक्शन में कह ही नहीं सकते लाइट की पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है और वेव नेचर के लिए डिफरेंट है। इस तरह से हमें ये पता चलता है लाइट के पास दोनों नेचर है। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर प्रूव हुई थी, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमने पार्टिकल नेचर प्रूव की है। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, इन द कोलिजन ऑफ एक्सरेज विथ इलेक्ट्रॉन्स द मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम जरूर क्या होगा, चेंज होगा फोटोन का, लेकिन वो मोमेंटम जाएगा कहाँ? वो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। इसी तरह एनर्जी जरूर कम होगी, लेकिन वो एनर्जी जाएगी कहाँ? वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। इसलिए टोटल सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये हमारा जो है वो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर भी वो लॉ प्रूव होगा। अगला पॉइंट, इस रिजल्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि एनर्जी और मोमेंटम कम हो जाएंगे, जबकि जो वेवलेंथ हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। रीजन मैंने ऊपर आपको बता दिया कि किस तरह से एनर्जी का वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है, और उसी चीज की बेस पर ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ मैथमेटिक्स को देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें जो इसके रिलेशंस हैं उनके बारे में पता चलता है। तो देखें, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, तो मोमेंटम की कंजर्वेशन और एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पटन शिफ्टिंग जिसको डेल्टा लैम्डा कहते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें लगा देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी क्या होगी, कंजर्व। अब जो आने वाला फोटोन है उसे मैं लिख देता हूं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि यही तो वो एनर्जी होगी जो आगे जाकर कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी या कॉम्पटन स्कैटरिंग करेगी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखें, जब वो जाकर हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी शिफ्ट कर देगा, और साथ में बाकी की जो एनर्जी है वो खुद लेके चला जाएगा, और वो एनर्जी क्या होगी, इंसिडेंट फोटोन से क्या होगी, कम। इसे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है। तो अब जरा देखें कि जो एनर्जी वो लेकर आया था, वही तो एनर्जी इन दो चीजों में शिफ्ट हुई है ना। कि अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि आने वाले फोटोन की एनर्जी है एच एफ, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो है के ई, और जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है वो क्या है, एच एफ प्राइम। तो लेट से अगर मैं यहां पर कहूं कि जो एनर्जी थी वो थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, और ये 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, अगर आप देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों तरफ आंसर क्या आएगा, सेम। इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या होती है, वो कंजर्व्ड होती है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो टोटल है, फाइनल यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो दोनों तरफ क्या आएगी, सेम आएगी। तो इट मींस हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये है वो पॉइंट जहां पर हम इस कॉम्पटन स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करेंगे, और इसकी इक्वेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है कि मोमेंटम आ रहा है, जिसे हम इंसिडेंट मोमेंटम कहते हैं एक्स रेस का, वो आपके पास होगा इनिशियल। तो मैं अगर यहाँ पर इसकी स्टेट लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज फोटोन। ठीक है। तो ये तो आपके पास मोमेंटम हो गया इनिशियल, जो कि इंसिडेंट फोटोन का है।
फिर दूसरा हो जाएगा मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज फोटोन प्लस, और नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम कहां से आया, वो इंसिडेंट फोटोन नहीं तो उसे दिया। ठीक है ना। तो इस चीज को अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह लिखेंगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो वो मोमेंटम एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात, क्योंकि मोमेंटम का एनर्जी के साथ, वेवलेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ आपको रिलेशन पता है, मैं यहाँ फिर भी मेंशन कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि हमने ये चीज डिस्कस की हुई है कि मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने इस तरह लिखा, ई अपॉन सी। मोमेंटम को आप एच एफ अपॉन सी लिख सकते हैं, एनर्जी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एच एफ। और मोमेंटम को आप एच अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ अपॉन सी जो है वो किसके बराबर होता है, लेमडा के। ठीक है ना। या सी अपॉन एफ किसके बराबर होता है, लेमडा के। तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की। अच्छा, अब क्योंकि आपको ये मोमेंटम की इक्वेशंस पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस बेस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे, लेकिन हम दोनों एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी। वजह देखिए, वजह ये है कि जब ये फोटोन आता है तो फोटोन आ रहा है इंसिडेंट एक्सरे जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास है इंसिडेंट एक्सरे। और ये अभी किस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये आ रहा है एक्स एक्सिस में, ये आ रहा है एक्स एक्सिस में। जो लेकिन जब ये स्कैटर्ड करता है तो इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो सम एंगल होती है, थीटा, और जो इलेक्ट्रॉन की है वो है फाई। अब जरा देखें कि अगर ये एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है, या इस चीज को हम दो कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर मैं फोटोन का एक्स कंपोनेंट देखूं, क्योंकि ये आपके पास है स्कैटर्ड एक्सरे, ठीक है, ये है स्कैटर्ड एक्सरे, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन जो कि इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो अब जरा देखें कि स्कैटर्ड एक्सरे की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की बेस पर इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि एक्स एक्सिस के अंदर फोटोन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक्स एक्सिस के अंदर फोटोन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इस चीज को देखें कैसे लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन एक्स डायरेक्शन प्लस मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन। इधर मेंशन भी कर देते हैं, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन और ये आपके पास है फोटोन। ठीक है, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों को हमने क्या कर दिया कि इनिशियली इनको आप क्या कर रहे हैं, कोलाइड करा। कोलिजन के बाद क्या होगा, इक्वल टू जो जो फोटोन का मोमेंटम होगा पी एफ एक्स, इसे मैं लिख देता हूं, ये है फोटोन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस में, ये आपके पास हो गया पी एफ एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें कि मोमेंटम का फार्मूला मैंने ऊपर क्या लिखवाया, मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमने ये लिखा था, P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, ये फोटोन का मोमेंटम है। तो अब अगर मैं यहाँ पर फोटोन का मोमेंटम लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, या लिखूंगा एच अपॉन लैम्डा, ये है इंसिडेंट, प्लस जब तक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं किया उसका मोमेंटम क्या था, जीरो, रेस्ट में था ना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले मूव नहीं कर रहा था, वो तो टकराने के बाद मूव किया। तो अब अगर मैं इसको लिखूं कि मोमेंटम आफ्टर जो कोलिजन है वो क्या हो जाएगा, तो उसे हम लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा प्राइम। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, कॉस थीटा। ये आपके पास क्या है, ये है एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कॉस थीटा। ठीक है, एच अपॉन लैम्डा कॉस थीटा। और इसी चीज को अगर वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा।
बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन कॉस फाइ, और मोमेंटम ऑफ फोटोन ये क्या हो जाएगा, पीई और साइन फाइ। और याद रखें क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव होता है तो यहां पर जो पी होगा वो किसके साथ लिखा जाएगा, माइनस के साथ। और मैंने पीई पी की वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि ये मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे बताएं, अब मैं यहाँ पर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकता हूं, तो एक्स एक्सिस के अंदर जो मोमेंटम है वो है पीई कॉस फाइ। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो गया कि इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम है वो एच अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम कॉस थीटा प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉस फाइ। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसी चीज को अलोंग वाई एक्सिस हम किस तरह लिखेंगे, तो देखें अलोंग वाई एक्सिस के लिए मैं यहाँ पर मेंशन करता हूं कि जो आपके पास फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैं इस तरह लिखता हूं पी आई वाई, और ये किसका है, फोटोन का, पी आई वाई फोटोन, प्लस उसके बाद पी आई वाई इनिशियल जो आपके पास या इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास हो गया, इज इक्वल्स टू, अब यहां पे अगर आप देखें तो जो फाइनल वैल्यू है फोटोन की आफ्टर स्कैटरिंग वो आपने यहां लिखनी है, प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब जरा इसको लिखते हैं यहां पर। देखें, आपको मैंने बताया कि इनिशियली जो मोमेंट फोटोन था वो कहां से आ रहा था, एक्स एक्सिस से। इसका मतलब टकराने से पहले, कोलिजन से पहले उसका वाई एक्सिस में कोई मोशन ही नहीं था। अगर उसका वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं था तो इसका मतलब मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, इसका मोमेंटम होगा जीरो, प्लस, और इलेक्ट्रॉन तो पहले ही रेस्ट में था, इसका भी मोमेंटम जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो गया, तो वो है एच अपॉन लेमडा साइन थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा एच अपॉन लेमडा, और ये, अच्छा अब यहां पर एच अपॉन लेमडा प्राइम साइन थीटा हो गया, और इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, पीई साइन फाइ। ठीक हो गया ना। तो आप देखें यहां पर मैंने वाई एक्सिस के लिए भी मोमेंटम की वैल्यू जो थी वो लिख दी, कंजर्वेशन किस तरह हो रही है कि अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर और अलोंग वाई एक्सिस के अंदर जो आपके पास मोमेंटम है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। अगर इन दो इक्वेशंस को, और कौन सी दो इक्वेशन, तो एक इक्वेशन तो आपके सामने है ये वाली, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस की, एक तो ये इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो आपके सामने है वो ये बन जाएगी जीरो इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा प्राइम साइन थीटा, और प्लस, और यहां पे आपके पास क्या है, पीई, और ये पीई जो है वो माइनस के साथ है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, ये देखें ये है माइनस के साथ क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर। तो ऐसे हम लिखेंगे माइनस पीई साइन फाइव। तो एक इक्वेशन ये है, तो इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। अब इन मोमेंटम और एनर्जीज की इक्वेशन की बेस पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्टिंग को क्या करेंगे, प्रूफ। अब वो प्रूफ करना हमारा काम नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशंस को यहाँ पे ड्राइव कर लिया। तो आपकी बुक वालों ने भी यही किया, कहा हुआ है, क्योंकि ये डेरिवेशन है, जब बीएससी लेवल पर जाते हैं तो हम इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। ये तो 1.5-2 पेजेस की डेरिवेशन है जिसमें आप इन इक्वेशंस को यूज कर कर और प्रूव करते हैं कि जो आपके पास कॉम्पटन शिफ्टिंग है वो किसके इक्वल आती है। तो हमें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम यही कहेंगे कि जो भी इक्वेशंस हैं उन्हें यूज किया जाए, तो जो कॉम्पटन से वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आ जाती है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आफ्टर रिगरस कैलकुलेशन कैलकुलेशन द वेवलेंथ इज रिटन एज, तो उस वेवलेंथ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा
इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - cos थीटा। और ये जो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा है, इसे हम लिखते हैं डेल्टा लेमडा, जो कि कॉम्पटन शिफ्टिंग कहलाती है, या इस चीज को हम इस तरह लिख देते हैं डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - cos ऑफ थीटा। और आप देख लें कि ये जो कॉम्पटन शिफ्टिंग है वो एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रही है, एंगल पर, जैसा कि हमने पहले भी इसके लिए पढ़ा हुआ। और नहीं, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, डेल्टा लैम्डा के। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो डेल्टा लैम्डा है, ये किसके, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्टिंग। कॉम्पटन शिफ्टिंग कि कितनी वेवलेंथ में शिफ्टिंग हो रही है, कॉम्पटन शिफ्टिंग। और ये आपके पास जो एच अपॉन एम नॉट सी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो एच अपॉन एम नॉट सी है, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। ये वैल्यू कांस्टेंट है, एच अपॉन एम नॉट सी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट -34 डिवाइडेड बाय mass of electron 9.1 एक्सपोनेंट -31, और c क्या है 3 एक्सपोनेंट 8। तो जब आप इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कॉम्पटन्स वेवलेंथ जो है वो आ जाती है एच अपॉन एम नॉट सी, और उसकी वैल्यू होती है 2.43 पिकोमीटर। 2.43 पिकोमीटर। तो यहाँ पर एच अपॉन एम नॉट सी कॉन्स्टेंट हो गया, और इसे क्या कहते हैं, कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहते हैं। थीटा आपके पास एंगल होगा जो कि स्कैटर्ड रेडिएशन का होगा, ठीक है ना। ये जो थीटा है ये क्या है, स्कैटर्ड, जो आपके पास फोटोन है उसका एंगल है, स्कैटर्ड एंगल ऑफ फोटोन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे कॉम्पटन शिफ्टिंग की, और इसमें हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल कॉम्पटन्स जो शिफ्टिंग है वेवलेंथ में वो किस किस तरह से होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। और वो पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट, कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पर, लेकिन ये जो 1 - cos थीटा की वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसी वजह से जो आपका स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो हमेशा ग्रेटर आएगी किससे, इंसिडेंट वेवलेंथ से। ठीक है, ये बात याद रखें कि कॉस थीटा जो है, ये जो थीटा है, ये कॉम्पटन शिफ्ट को चेंज तो जरूर करेगा, लेकिन 1 - cos थीटा कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, और ये पॉजिटिव क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि वेवलेंथ जो होगी स्कैटर्ड वो हमेशा बड़ी होगी। और दूसरा पॉइंट, कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कौन सी वेवलेंथ, जो डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जितनी मर्जी फोटोन की इंसिडेंट वेवलेंथ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि आफ्टर इंसिडेंट ऑफ फोटोन विद इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ विल इंक्रीज एंड नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल। तो उस मटेरियल की क्या नेचर होगी, इस पे भी ये कॉम्पटन शिफ्टिंग डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपको फार्मूले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो ये तो थी हमारी कल तक की बात। आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है कि अगर कॉम्पटन शिफ्टिंग एंगल पर डिपेंड करती है तो डिफरेंट एंगल पे कॉम्पटन शिफ्टिंग क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्टिंग को ऑब्जर्व करता हूँ फर्स्ट केस के लिए। और वो फर्स्ट केस है कि अगर एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड करे परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब परपेंडिकुलर टू इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही है कि जो स्कैटर्ड एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री। अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री, तो फिर आपके पास कॉम्पटन जो शिफ्टिंग है वो क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी, और ये हो जाता है 1 - cos 90। cos 90 क्या होता है, जीरो। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा cos 90। cos 90 जीरो है। इट मीन्स जो भी आपके पास कॉम्पटन शिफ्टिंग है वो किसके इक्वल है, एच अपॉन एम नॉट सी के। इट मीन्स ये जो आपके पास कॉम्पटन शिफ्टिंग है वो किसके इक्वल है, कॉम्पटन वेवलेंथ के। तो ये आपके पास है कॉम्पटन वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये है कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो वेवलेंथ के अंदर इतनी ज्यादा शिफ्टिंग नहीं आती, क्योंकि वो शिफ्टिंग एक्चुअली होती किसके इक्वल है, कॉम्पटन वेवलेंथ के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल शिफ्टिंग नहीं आएगी, शिफ्टिंग इसके अंदर है। क्योंकि अगर आप देखें तो डेल्टा लैम्डा को इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, डेल्टा लैम्डा को मैं लिख सकता हूं लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो एच अपॉन एम नॉट सी है, तो आप देखें कि ये जो माइनस का लैम्डा ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इट मीन जो आपके पास फाइनल वेवलेंथ है या आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ है वो बड़ी हो रही है ना, क्योंकि एम नॉट सी में प्लस क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट वेवलेंथ की वेवलेंथ है। तो दोनों को अगर आप देखें ऐड करके, तो जो टोटल वेवलेंथ होगी या फाइनल वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर। यही तो हम कहते थे कॉम्पटन शिफ्टिंग है। तो इट मीन्स 90 डिग्री पर ये कॉम्पटन शिफ्टिंग होगी। अब हम देखते हैं कि अगर ये एंगल कितना हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या केस है कि अगर आपके पास जो कॉम्पटन जो फोटोन है वो इंसिडेंट करे इलेक्ट्रॉन से, एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूव करने लगे, तो फिर जो कॉम्पटन शिफ्टिंग है वो क्या होगी, देन डेल्टा लैम्डा। तो फिर डेल्टा लैम्डा को हम किस तरह से यहाँ पे शो करेंगे, तो देखिए उसके लिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूं कि दोबारा फार्मूला लगाएं। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 पुट कर दें, तो थीटा की जगह 0 पुट करें, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो मुझे बताएं, अगर मैं इस कॉस थीटा की जगह कॉस 0 1 पुट कर देता हूं, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी 1 - 1। और 1 - 1 क्या होता है, 0। तो आप देखें कि ये वैल्यू आ जाएगी 0, और डेल्टा लैम्डा फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप देखें कि अगर फाइनल माइनस इनिशियल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल और इनिशियल है वो क्या है, सेम है। इट मींस नो शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ, नो शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब जब आपके पास इस तरह का केस होगा जिसके अंदर जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, इट मींस जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन है वो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इट मींस यहां पर कोई कॉम्पटन शिफ्टिंग नहीं होगी। फिर थर्ड केस, जो थर्ड केस है उसमें हम कहते हैं कि अगर जो थीटा हो वो हो 180 डिग्री, इफ द स्कैटरिंग एंगल, इफ द स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फोटोन रिकॉइल कर जाए। तो रिकॉइल करने का क्या मतलब है कि थीटा जो कॉस 180 है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैं अगर कॉम्पटन शिफ्टिंग यहां से कैलकुलेट करूं, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस ऑफ थीटा। थीटा कॉस 180 और कॉस 180 किसके बराबर है, -1 के। तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस 180। और कॉस 180 किसके इक्वल है, -1 के। तो जब आप इसमें -1 पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एम नॉट सी 1 - -1। ठीक है ना। तो आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 - कॉस थीटा होता है ये हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h अपॉन एम नॉट सी। और आप देखें कि यहाँ पर डेल्टा लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, जो कि इक्वल है 2h अपॉन एम नॉट सी के। माइनस लैम्डा उधर चला जाएगा, प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल्स टू 2h अपॉन एम नॉट सी प्लस लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री या रिकॉइलिंग के केस में मैक्सिमम वेवलेंथ का चेंज आता है, मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्टिंग। तो जब आपके पास जो फोटोन है वो रिकॉइल करेगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ की शिफ्टिंग आएगी, क्योंकि 2h अपॉन एम नॉट सी एक बड़ी वैल्यू है, और उसके साथ जब लैम्डा ऐड होगा तो जाहिर सी बात है जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम क्या होगी, शिफ्ट होगी। अब इसको डायग्राम में अगर आप देख लें तो इस तरह से ही है कि फोटोन पहले जाता है शॉर्टर वेवलेंथ के साथ, और जब इससे इंसिडेंट करता है इलेक्ट्रॉन से, देन रिटर्न करता है तो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ करता है। ठीक है ना, ये है 180 डिग्री का केस। ठीक है। और इसी तरह 0 डिग्री का केस क्या है कि आपके पास जो फोटोन है वो शॉर्टर वेवलेंथ से जाता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और इलेक्ट्रॉन से हिट करने के बाद ये इसी डायरेक्शन के अंदर उसी वेवलेंथ के साथ क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ये केस है थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखें जो इनिशियल वेवलेंथ है वही क्या है, फाइनल वेवलेंथ है, इसके अंदर कोई चेंज वेवलेंथ में नहीं आता। जबकि
90 डिग्री का क्या मतलब है? इसका मतलब फोटोन जाता है शॉर्टर वेवलेंथ के साथ, इलेक्ट्रॉन से हिट करता है, एंड देन लॉन्गर वेवलेंथ के साथ क्या करता है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री है और उसके साथ ये चेंज हो जाता है। तो डेल्टा लैम्डा, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा प्राइम, वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू लैम्डा। यहाँ पर भी मैं लिख दूं कि ये आपके पास लैम्डा और लैम्डा प्राइम इक्वल है। जबकि ये जो आपने पे केस देखा, इसके अंदर देखें कि जाने वाला लैम्डा और वापस जो आ रहा था वो था लैम्डा प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा प्राइम ग्रेटर है किससे, लैम्डा से। ठीक है, तो इसका मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री पर वेवलेंथ की मैक्सिमम शिफ्टिंग होती है, जबकि 0 डिग्री पर कोई वेवलेंथ की शिफ्टिंग नहीं होती। तो पेपर के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल हैज द ग्रेटर शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्टिंग, देन द आंसर इज 180 डिग्री, और recoiling of photon is the case in which wavelength shifting is maximum for Compton scattering। ठीक है जी, तो ये आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट का जो टॉपिक था वो यहाँ पे जाके वाइंड अप था। क्लियर है यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।